हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है लाइट। और ये फिजिक्स का टॉपिक है और जो कि आपका सी टेट, एस टेट और क्लास 6 टू 12th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यस गाइस, तो सबसे पहले आता है लाइट कि व्हाट इज़ लाइट। लाइट क्या है? तो अगर हम लाइट को सिंपल भाषा में बोलें तो लाइट एक प्रकाश है। और प्रकाश क्या होता है? जो हमें चीज़ों को दिखाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि भाई ये चीज़ है, ये वो चीज़ है, ये वो चीज़ है। क्यों? क्योंकि हम चीज़ों को वैसे तो अपनी आंखों से ही देख सकते हैं, परंतु अगर अंधेरे में कोई चीज़ रखी है तो हम उसे नहीं बता सकते कि ये क्या चीज़ है। थोड़ा बहुत टटोल मटोल के हाथों से बता देंगे, हाँ ये बुक जैसा लग रहा है तो ये बुक है। बट एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते कि ये बुक कौन सी है, कि फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, बायोलॉजी की है। वो हम लाइट की सहायता से ही बताएंगे। जब लाइट उस पर पड़ेगी और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक जाएगी, तब हमारा माइंड डिटेक्ट कर पाएगा कि वो इमेज किसकी है या फिर वो ऑब्जेक्ट क्या था। तो उससे क्या होता है कि जो लाइट है वो हमें ऑब्जेक्ट दिखाने में हमारी मदद करती है। और वैसे लाइट की अलग अलग डेफिनेशन है, तो कोई एक डेफिनेशन नहीं है। बहुत सी जगह ये डेफिनेशन भी यूज़ होती है कि लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ यूज टू विजिबल ऑब्जेक्ट। और बहुत जगह लाइट को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है, लाइट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट अलाउज द ह्यूमन आई टू सी ऑब्जेक्ट विजिबल। कि जो लाइट है वो एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि ह्यूमन आई को ये दिखाती है कि भाई जो सामने वाला ऑब्जेक्ट है क्या है, वो सामने वाले ऑब्जेक्ट को विजिबल कराती है ह्यूमन आई को। और क्या बोला है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब हमने लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों बोला है, तो हम अभी आगे पढ़ेंगे। आई होप आपको लाइट की डेफिनेशन है वो समझ में आई होगी। अलग अलग क्लासेस में अलग अलग लाइट की डेफिनेशन है। छोटी क्लासों में थोड़ी सी इजी लैंग्वेज में लाइट की डेफिनेशन है, बड़ी क्लास में थोड़ी सी वर्डों को मॉडिफाई करके डेफिनेशन दी है। बट बात यही है कि लाइट वो एनर्जी होती है या फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है जो कि हमें ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करती है, हमें ऑब्जेक्ट को विजिबल कराती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे आते हैं तीन साइंटिस्ट। एक तो है हाइगन, जिसने वेव वाला आपका टॉपिक दिया था। आप जब क्लास 12th में आओगे तब डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला टॉपिक पढ़ोगे। तो हाइगन के अनुसार उन्होंने क्या कहा, उन्होंने लाइट को तरंग बोला। उनकी लाइट की जो प्रकृति है उन्होंने क्या कहा है, वेव की होती है। और जो न्यूटन है हमारे, न्यूटन ने क्या बोला है, न्यूटन ने बोला है कि लाइट को पार्टिकल बताया कि भाई लाइट कोई वेव नहीं है, लाइट एक पार्टिकल है, कण है। और जो ये ब्रोगली है उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बताया है कि जो इन्होंने लाइट को पार्टिकल वेव यानी दोनों बताया। उन्होंने क्या कह दिया कि भाई लाइट एक तरंग भी है और पार्टिकल भी है, यानी दोनों है। तो वो ड्यूल नेचर शो करती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि तीनों साइंटिस्ट ने अपने अपनी बातें रखते हुए लाइट को अलग अलग चीज़ें बताया है। और जो लाइट के कण है हम उन्हें फोटोन कहते हैं। जो टिनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं उसको हम फोटोन कहते हैं। यदि हम प्रकाश को तरंग मानते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अगर हमने प्रकाश को तरंग माना, अगर हम लाइट को वेव मान रहे हैं तो वो कौन सी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अब जो वेव है, तरंग है, उसमें तीन टाइप की रे हैं, इंफ्रारेड रे, विजिबल रे, यूवी रेज। तरंग मतलब जो हमें सूर्य से जो हमें रोशनी मिल रही है, सूर्य से जो लाइट आ रही है, उसमें कई प्रकार की रे होती है, परंतु हम इन तीन रे को ही पढ़ते हैं। फर्स्ट है इंफ्रारेड रे, जो कि क्या होती है, 78,000 एंगस्ट्रॉन से ज़्यादा इसका जो वेवलेंथ होती है। इसकी 39,000 से 78,000 एंगस्ट्रॉन के बीच में होती है। और इसकी 39,000 एंगस्ट्रॉन से कम होती है जो यूवी रेस की होती है। सूर्य का प्रकाश में, यानी ये इन तीन किरणों में ही सूर्य का प्रकाश होता है। वैसे तो बहुत सारी किरणें भी होती हैं सूर्य के प्रकाश में, परंतु हम इन तीन किरणों के बारे में ही पढ़ते हैं। तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉन है। जो वेवलेंथ की अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें तो वो आपकी एंगस्ट्रॉन है, एंगस्ट्रॉन में मापा जाता है। जैसे करंट को एम्पियर में मापा जाता है, उसी तरीके से इसकी ऐसा यूनिट है। विजिबल रे में 7 कलर होते हैं। जो हमें रे दिखाई देती है उसमें क्या होते हैं, 7 कलर होते हैं जो सूरज से हमें रोशनी मिलती है। ठीक है, तो जो सूर्य से जो हमें रोशनी मिलती है वो कितने, जो लाइट मिलती है वो कितने कलर से मिलकर बनी होती है, वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है। और उन 7 कलरों को याद करने का तरीका क्या है, विवग्योर। ये एक ट्रिक है जिससे हम सातों कलर का हम नाम याद कर सकते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और जो आपका इंद्रधनुष होता है उसमें भी ये 7 कलर्स का ही बैंड हमें दिखाई देता है।
और यहाँ पे आता है कि कौन से कलर की जो वेवलेंथ है वो अधिक होती है। जो रेड कलर है उस कलर की वेवलेंथ बहुत अधिक होती है, इसीलिए हम डेंजर के लिए अपना रेड कलर को यूज़ करते हैं। और जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उसमें भी हम रेड लाइट को दिखाते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी से दिख जाता है। अगर आपका कोहरा वोहरा होता है तो भी आपको रेड जो लाइट है वो अच्छे से दिख जाती है, क्योंकि रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो बहुत अधिक होती है, और जिस कलर की वेवलेंथ अधिक होती है वो हमें इतना ही अच्छा विजिबल होता है। अब पढ़ते हैं हम इंफ्रारेड रे, जो गर्मी पैदा करती हैं। रिमोट में इनका उपयोग किया जाता है, नाइट विजन डिवाइस में भी इनका उपयोग किया जाता है, और आपका सीसीटीवी जो कैमरा होते हैं उसमें भी इंफ्रारेड रे का प्रयोग किया जाता है। यूवी रेज आपको पता ही होंगे, अल्ट्रा वायलेट रेज बोलते हैं, पैरा बैंगनी किरणें बोलते हैं हिंदी में इन्हें, जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होती है। और इनसे बचाने के लिए हमारे एटमॉस्फेयर के चारों तरफ क्या होती है, ओजोन लेयर होती है, जो इन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है, अर्थ तक इन्हें नहीं आने देती। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में, यानी हिंदी में इसको परावर्तन कहते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो रिफ्लेक्शन की अगर हम इजी डेफिनेशन की बात करें तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ एंड शाइनी सरफेस, जब लाइट की किरण आती है और वो एक स्मूथ और शाइनी सरफेस पर पड़ती है और फिर वो रिफ्लेक्ट होकर दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है, उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा डायग्राम से भी मैंने समझाया है कि ये MN नाम का एक स्मूथ और शाइनी मिरर है, सरफेस है, और यहाँ से ये इंसिडेंट लाइट आई, इस पर पड़ी और ये रिफ्लेक्ट होकर अपोजिट डायरेक्शन में चली गई। तो यहाँ से जो ये लाइन आएगी इसको हम इंसिडेंट रे बोलेंगे, इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, और ये बीच में हमने नॉर्मल डाल दिया जो कि 90 डिग्री का होता है। इससे इतना जो एंगल बनेगा वो एंगल आई है और ये एंगल आर है। एंगल आई किसको शो करता है कि भाई ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और एंगल आर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब यहाँ पे हम 2 रूल्स या फिर लॉ पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के। फर्स्ट लॉ है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, कि जितना हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। क्यों? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर हमारा एंगल आई 45 डिग्री है तो एंगल आर भी 45 डिग्री होगा। देन सेकंड है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई इन सेम प्लेन। जो आपकी तीनों रे हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगी। जो XYZ वाले प्लेन होते हैं तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगी। आई होप आपको रिफ्लेक्शन और उसके 2 लॉ समझ में आए होंगे। रिफ्लेक्शन के 2 ही लॉ होते हैं, फर्स्ट एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, और सेकंड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई इन अ सेम प्लेन। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। के रिफ्लेक्शन की क्या क्या एप्लीकेशन है। ऑब्जेक्ट आर विजिबल, जो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देती हैं वो रिफ्लेक्शन की वजह से ही हमें दिखाई देती है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन तो ये हुई। सेकंड, मिरर में, वाटर में इमेज, जो हमें मिरर में अपनी इमेज दिखाई देती है, फिर वाटर में हमें इमेज दिखाई देती है, वो रिफ्लेक्शन की वजह से ही दिखाई देती है। और एक छोटी बात है कि हवा क्यों नहीं दिखाई देती, जो हवा है वो हमें दिखाई क्यों नहीं देती, तो जो हवा के जो कण है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो उतने छोटे छोटे होते हैं कि उनमें रिफ्लेक्शन होना असंभव है, यानी वहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं होता। जो लाइट है उन्हें चीरते हुए निकल जाती है, तो उस वजह से हमें हवा के कण दिखाई नहीं देते। कण हमें कब दिखाई देते हैं, फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कब दिखाई देती है, जब उस पर लाइट पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर जाती, तब हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देती है। बट हवा में क्या होता है, हवा के कण जो पार्टिकल वो बहुत छोटे होते हैं, वो रिफ्लेक्शन नहीं कर पाते, इस वजह से हमें हवा दिखाई नहीं देती। कलर एट ऑब्जेक्ट, अब किसी भी ऑब्जेक्ट का हमें कलर कब दिखाई देता है कि भाई ये रेड है, ये ग्रीन है, ये वाइट है। जब किसी ऑब्जेक्ट पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो उसमें 7 कलर होते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सूर्य की रोशनी होती है उसमें 7 कलर्स होते हैं। तो वह ऑब्जेक्ट उनमें से 6 कलर को ऑब्जर्व कर लेती है, यहाँ सॉरी ऑब्जर्व नहीं एब्जॉर्ब है, एब्जॉर्ब कर लेती है। वह जिस कलर को रिफ्लेक्ट करती है वो कलर हमें दिखाई देता है। यानी कोई ऑब्जेक्ट है उस पर सन की लाइट पड़ी और सन की लाइट में 7 कलर होते हैं, तो 6 कलर तो उसने एब्जॉर्ब कर लिया, अपने अंदर अवशोषित कर लिया, और जो एक कलर वो रिफ्लेक्ट करेगा ऑब्जेक्ट, तो उसी ही कलर का हमें जो ऑब्जेक्ट है वो दिखाई देगा। अब वो कलर कोई सा भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट वाइट कब दिखती, अब वाइट कब दिखेगी, जब सारे कलर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो एक भी कलर एब्जॉर्ब नहीं करेगी, सभी कलर को रिफ्लेक्ट कर देगी, तो हमें ऑब्जेक्ट वाइट दिखाई देगा। और ऑब्जेक्ट ब्लैक कब दिखेगा, जब सारे कलर वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, वो एक भी कलर रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, तो हमें ऑब्जेक्ट कैसा, हमें ब्लैक दिखाई
देगा। आई होप आपको समझ में आई होगी कि ब्लैक कब दिखती है, वाइट कब दिखती है और कलरफुल कब दिखती है हमें ऑब्जेक्ट। जो वाइट कलर है उसको हम गुड रिफ्लेक्टर बोलते हैं। गुड रिफ्लेक्टर क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि वो सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर देती है, इसीलिए हमें वाइट कपड़ों में कम गर्मी लगती है और ब्लैक कपड़ों में हमें ज़्यादा गर्मी लगती है। क्यों? क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है वो सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे सूर्य की जो किरण आती है, रोशनी आती है, वो ब्लैक कपड़ों पर पड़ती है तो वो सभी सारी सूर्य की रोशनी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें गर्मी लगती है। इसीलिए हमें सर्दियों में गर्म कपड़े पहनने चाहिए ज़्यादा और गर्मियों में वाइट कपड़े पहनने चाहिए। वो गुड रिफ्लेक्टर होता है और आपको उसमें गर्मी भी कम लगती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है रिफ्रैक्शन का अपवर्तन। रिफ्लेक्शन पढ़ा है इससे पहले हमने, अब रिफ्रैक्शन है। इसकी स्पेलिंग में थोड़ा सा ही फ़र्क है तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छे से देखना कि वो रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्रैक्शन है। यस गाइस, तो देखिए यहाँ पे मैंने ये ग्लास स्लैब ले ली और यहाँ से मैंने एक लाइट इस पर डाली जिसको हम इंसिडेंट रे बोलेंगे। और रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि ये लाइट इस पर पड़ी तो रिफ्लेक्ट हो जाती थी अपोजिट डायरेक्शन में, बट यहाँ पे रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं होगा। इसमें इसके अंदर चली जाएगी और दूसरे मीडियम में जाएगी। यानी रिफ्लेक्शन में क्या होता है, मीडियम चेंज होते हैं। ये रेयर मीडियम से आई डेंसर मीडियम में चली गई। अब ये रेयर और डेंसर क्या होते हैं? रेयर मीडियम उन्हें कहते हैं जिसमें कण बहुत दूर दूर होते हैं, जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर हैं, तो उसको हम रेयर मीडियम बोलेंगे। और डेंसर में क्या होता है, जिसमें जो पार्टिकल है वो बहुत ही क्लोज होते हैं, उसको डेंसर मीडियम कहते हैं। वाटर में जो पार्टिकल है वो क्लोज होते हैं, इसलिए हमने वाटर को डेंसर मीडियम कहा है। और एयर में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, इसीलिए हमने एयर को रेयर मीडियम कहा है। और रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो लाइट है वो एक माध्यम से, एक मीडियम से दूसरे माध्यम में चली जाती है, यानी वो वन मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। ये हमने एक सरफेस लिया और यहाँ से इंसिडेंट रे आई और यहाँ पे ये हवा है, यहाँ पानी, यानी ये दूसरा मीडियम है और ये अलग मीडियम है। तो लाइट को जाना तो था ऐसे, क्योंकि ऐसे आई है तो ऐसे जाती स्ट्रेट, बट वो ऐसे ना जाके थोड़ी सी इधर चली जाती है हटके। अब ये हटके क्यों जाती है, इसका क्या रीज़न है? क्योंकि देखो यहाँ पे तो पार्टिकल बिल्कुल क्या थे, एक दूसरे से अलग अलग थे, क्योंकि रेड मीडियम में तो अलग अलग थे। डेंसर में क्या थोड़े से क्लोज आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो लाइट आ रही है वो पार्टिकल्स की वजह से थोड़ा सा अलग हो जाती है। अगर सेम पार्टिकल्स रहते तब तो लाइट बिल्कुल ऐसे चली जाती, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया, पार्टिकल्स चेंज हो गए, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे चली जाती है, नॉर्मल की तरफ चली जाती है। ओके, तो रेयर मीडियम में क्या होता है, जब रेयर टू डेंसर जाती है तो नॉर्मल की ओर मुड़ती है। अब ये नॉर्मल की तरह, यहाँ पे तो नॉर्मल है। नॉर्मल क्या होता है, जब 90 डिग्री का ऐसे स्ट्रेट लाइन डाल देते हैं तो जाना तो ऐसे था बट ऐसे चलेगी, यानी नॉर्मल की तरफ मुड़ी। और डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर जाती है। अब ये मान लो ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। अब यहाँ से लाइट आएगी, इसको जाना कैसे था, इसको थोड़ा ऐसे जाना था, ऐसे, बट ये चली कैसे गई, इस ऐसे, यानी ये नॉर्मल से दूर और यहाँ पे नॉर्मल से की तरफ। अब रिफ्लेक्शन के भी वैसे टू लॉज हैं, जैसे हमने रिफ्लेक्शन के पढ़े थे। जो फर्स्ट लॉ है उसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं, जिसमें साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये एक तो ये यूनिटलेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे कि जितनी शाइनी चीज़ होगी ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा होगा। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चमकदार चीज़ों का ज़्यादा होता है। जैसे डायमंड है, डायमंड बहुत चमकता है तो डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा है। आई थिंक 2.4 के अराउंड समथिंग है कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही चमकीला है, बहुत ही शाइनी है। चलिए अपने नेक्स्ट की टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशन। पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। अगर हमने पानी में पेंसिल देखी तो वो थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई देगी। क्यों? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सतह पर पानी ऊपर दिखाई देता है, जैसे कि हमने बाल्टी में कोई सिक्का डाल दिया तो वो ना हमें उसकी सतह से ऊपर दिखाई देगा वो सिक्का। क्यों? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। आगे की पीछे वाली वस्तु हिलती हुई, जो आग, यहाँ पे आग है, सॉरी, आग, जो आग के पीछे वाली वस्तु है वो हमें हिलती दिखाई देती है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सूर्य का सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त से पहले दिखाई देना भी रिफ्रैक्शन का ही कारण है। तो ये रिफ्रैक्शन के कारण, अब एग्जाम में ना ये आ सकता है, ऐसे आएगा क्वेश्चन
कि सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त से पहले दिखाई देना किसका कारण है, तो आपको क्या करना है, रिफ्रैक्शन का कारण है। अब बात आती है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन का मतलब होता है फैलना। सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिला होता है, ये न्यूटन ने बोला था। न्यूटन ने ही एक्सपेरिमेंट दिया है कि एक प्रिज्म लिया और यहाँ से व्हाइट लाइट डाली और फिर इधर देखा तो ये व्हाइट लाइट थी वो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो गई, फैल गई, जो कि विवग्योर एक बैंड बना रही है। 7 कलर है, इसको आप याद कर सकते हो, इसको स्पेक्ट्रम बोला है हमने। जो रेनबो है वो भी डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब रेनबो कैसे बनती है, आपने देखा होगा जब बारिश आ रही होती है और बारिश के बाद जब बारिश शांत हो जाती है तो हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ बारिश की बूंदें रह जाती हैं और उन्हीं बारिश की बूंदों पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो 7 कलर में हमें दिखाई देती है। उसको ही हम रेनबो कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। और जो इंद्रधनुष है वो हमेशा सन की अपोजिट डायरेक्शन में हमें दिखाई देता है। 2 टाइप्स ऑफ रेनबो, और जो रेनबो है वो 2 टाइप्स की होती है। नंबर फर्स्ट प्राइमरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो में क्या होता है, जो लाल रंग होता है वो लाल रंग हमें ऊपर दिखाई देता है और बैंगनी रंग नीचे दिखाई देता है। और सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है, बैंगनी रंग ऊपर दिखाई देता है, लाल रंग नीचे दिखाई देता है। प्राइमरी में ओनली 1 टाइम रिफ्लेक्शन होता है, सेकेंडरी में 2 टाइम रिफ्लेक्शन होता है। यस, नेक्स्ट टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का फैलना। यहाँ से क्या हो रहा है, टॉर्च से लाइट आ रही है और ये ऐसे फैल रही है, तो ये क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। प्रकाश का धूल मिट्टी के कणों से टकराकर फैल जाना। अगर हम लाइट टॉर्च जलाते हैं तो हम देखते हैं कि हमें ना उसकी थोड़ी सी डायरेक्शन विजिबल होती है, उसमें छोटे छोटे से कण भी दिखाई देते हैं। तो वो कण क्या है, वो धूल मिट्टी के ही कण है जिनके कारण हमारी लाइट टकराकर फैल रही है। और लाल रंग की गति ज़्यादा होती है तो वह दूर तक चली जाती है, इसीलिए जो लेज़र लाइट होती है उसमें रेड कलर की लाइट होती है। आप देखोगे लेज़र लाइट बहुत दूर तक चली जाती है। क्यों, क्योंकि जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, और बैंगनी कलर की गति कम होती है और वह कणों को चीर कर चली नहीं जाती, वो दूर दूर तक फैल जाती है। जो लॉन्ग वेवलेंथ है वो रेड की है, और जो स्कैटरिंग यानी स्कैटरिंग पावर किसकी ज़्यादा अच्छी है, वो वॉयलेट की, क्योंकि जो वॉयलेट कलर है वो फैल जाता है। एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग, और स्कैटरिंग के कारण हमें क्या क्या दिखाई देता है, आकाश मॉर्निंग इवनिंग में लाल दिखना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दिन के समय आकाश नीला दिखाई देना, वो भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। और एक्चुअली में जो आकाश का कलर, यस गाइस, तो दिन के समय आकाश नीला दिखाई देना, एक्चुअली में जो आकाश का कलर है वो ब्लैक है, पर वो हमें दिन में ब्लू क्यों दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, किरण वो लाइट के फैल जाने के कारण। ट्रैफिक सिग्नल लाल रंग का होना स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। सूर्यास्त होते ही अंधेरा नहीं होता। रात को काला आकाश दिखाई देना, ये सभी क्या है, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग के लिए लाइट एटमॉस्फेयर दोनों, अगर देखो आपको स्कैटरिंग करवानी है तो उसके लिए आपको लाइट की जरूरत भी पड़ेगी और एटमॉस्फेयर की जरूरत पड़ेगी। एटमॉस्फेयर और लाइट की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि लाइट तो होगी रिफ्लेक्ट, और रिफ्लेक्ट वो किस चीज़ से होगी, वो एटमॉस्फेयर से ही तो रिफ्लेक्ट होगी। जो एटमॉस्फेयर में कण होंगे उन्हीं से ही तो वो रिफ्लेक्ट होगी, उन्हीं के जरिए वो फैलेगी, तभी आपका स्कैटरिंग संभव है। और चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय।